अब जो है आज हम आप लोगों के अपने क्लास में जो लेकर के आए हैं वह विषय है क्लास 10th वाले के लिए फिजिक्स। और मैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज जो है कि प्रश्नों को लेकर के आऊँगा और वैसे प्रश्नों को लेकर के आऊँगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसकी संभावना इस बार परीक्षा में आने की बहुत अधिक बन रही है। तो वैसे प्रश्नों को मैं चैप्टर वाइज करके आपके लिए लेकर के आऊँगा। और आज मैं आपका जो है कि फिजिक्स के भौतिकी के पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आया हूँ, जिसको कि आप जो है कि याद कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन, उस पर चर्चा भी करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग हमसे जुड़ें और जो है अपने बेहतर भविष्य को बनाने का प्रयास करें। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे प्यारे बच्चे भौतिकी चैप्टर 1 क्लास 10th के लिए है। सबसे पहला जो अध्याय हमारा है वह है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन रहा है अभी, तो वह प्रश्न है आपका, आप देखेंगे कि प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न आप लिखोगे कि प्रश्न आपका जो आएगा उस प्रश्न का नाम है कि छाया किसे कहते हैं। छाया किसे कहते हैं। तो छाया मतलब शैडो जो बनता है, कैसे बनता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरण आती है, तो जब सूर्य से या किसी भी जो है प्रदीप्त वस्तु से, जिससे कि प्रकाश की किरण आती है, और उस किरण का जो रास्ता होता है, उस रास्ते के बीच में कोई अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि जिसके आर पार प्रकाश की किरण नहीं गुजर पाती है, तो वह क्या करता है कि उस प्रकाश के आने वाले मार्ग को, रास्ते को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। अर्थात उधर से जो प्रकाश की किरण आ रही है उस किरण को अपने से आर पार नहीं गुजरने देती है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, सॉरी, यहाँ पर जो है छाया बनती है। क्या बनती है? छाया। जैसे मान लीजिए इधर से सूर्य की प्रकाश आ रही है, सूर्य की किरण आ रही है, या किसी टॉर्च को जला रहे हैं, तो इधर से आपका क्या हो रहा है कि सूर्य की किरण आ रही है, और यहाँ पर अगर जो है मैं खड़ा हूँ तो उधर से प्रकाश की किरण आएगी और मेरे से टकराएगी। जब मेरे से प्रकाश की किरण टकराएगी तो मैं एक अपारदर्शी हूँ, और वह प्रकाश की किरण हमारे शरीर को पार नहीं कर पाएगी, मतलब पीछे की ओर नहीं निकल पाएगी। तो उस किरण के मार्ग को, रास्ते को मैंने क्या किया? अवरुद्ध कर दिया। तो जब हम उसके मार्ग को, किरण के मार्ग को किसी अपारदर्शी वस्तु से अवरुद्ध कर देते हैं, यानी किरणों को जाने से हम क्या करते हैं? रोक देते हैं, अर्थात नहीं जाने देते हैं। तो वस्तु के पीछे, तो कहाँ भाई? वस्तु के पीछे जो है, वस्तु के आकार का ही, वस्तु के पीछे। तो मैं यहाँ जब रोक दिया तो जो है इधर से किरण आ रही थी, मैंने यहाँ पर किरण को रोक दिया। अब मेरे पीछे मेरे ही आकार की एक काली जो है छाया बनेगी, जिसको हम लोग छाया कहते हैं। यानी वस्तु के पीछे
प्रकाश के आते हुए किरणों का जो माध्यम है, उस माध्यम को जब हम, प्रकाश की किरण जिस ओर से आ रही है तो प्रकाश की किरण गुजर रही है, उसके बीच में हम एक अपारदर्शी वस्तु को जब रख देते हैं और उस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश की किरण अगर पार नहीं कर पाती है तो इस वस्तु के पीछे में एक काले रंग की छाया बनती है, जो छाया कहलाती है। ठीक है, तो अब चलिए छाया किसे कहते हैं, परिभाषा को लिख लेते हैं। तो लिखिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी, किसी अपारदर्शी वस्तु पर, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर, ठीक है, पड़ती है, वस्तु पर पड़ती है, तो अपारदर्शी वस्तु उस किरण को लिख लिए, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह क्या करता है, अपारदर्शी वस्तु जो है किरण को अपने से होकर, तो अपारदर्शी वस्तु उस किरण को अपने से होकर, अपने से होकर गुजरने नहीं देती है, गुजरने नहीं देती है। ठीक है, तो वह प्रकाश की किरण को क्या करेगा, अपने से होकर के गुजरने नहीं देती है। जब वह नहीं देती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे, जिसके कारण वस्तु के पीछे, वस्तु के आकार, वस्तु के आकार, ठीक है, तो क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण आ रही है और उसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया तो वह प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराएगी और जो है कि वह आर पार नहीं जाएगी, वह वस्तु से टकरा करके वही पर रुकेगी या परावर्तित होगी, लेकिन उसके पार, वस्तु के पार नहीं जाएगी। तो जब नहीं गुजरने देगी तो जिसके कारण वस्तु के पीछे वस्तु के आकार का ही, ठीक है, वस्तु के आकार का ही, वस्तु के आकार का ही भाग, वस्तु के आकार का ही भाग काला रह जाता है, काला रह जाता है, जिसे छाया कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, समझ लिए आप लोग कि जब कोई जो है किरण आती है या किसी प्रदीप्त वस्तु से रोशनी जब आती है, प्रकाश जब आती है, तो उस प्रकाश के आने का जो रास्ता होता है वह जिस तरफ से आ रहा है, तो उस तरफ से जब वह आ रहा है तो उसके बीच में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वह प्रकाश की किरण उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। जब वह पार नहीं कर पाता है तो इस वस्तु के पीछे का भाग जो है वह काला रह जाता है और उसी काले भाग को हम लोग छाया कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जो है अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगले प्रश्न को देखेंगे
कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भाई प्रतिबिंब, अगला प्रश्न आप देखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब क्या है, इस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यही प्रश्न हमारा आता है कि प्रतिबिंब हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है, तो जब किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रतिबिंब आती है, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण, है ना, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, तो लिखेंगे जब किसी बिंदु, जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण, ठीक है, जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद, किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, कहां से भाई? दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद का मतलब क्या हुआ कि वह किरण जो है दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद वह कैसे ऐसे आ रही है, मान लीजिए ये किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन होने के बाद तो फिर लौटेगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, लिखते जाएंगे, जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से, या जिस बिंदु से आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होते हैं, आती हुई प्रतीत होती है या होते हैं, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं भाई? तो जब किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए यहां से कोई, यहाँ बिंदु स्रोत से आने वाली किरण, यहाँ दर्पण है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से ये परावर्तित होगा और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई।
ये सिंपल सा परिभाषा है कि जब किसी बिंदु से आने वाली या आती हुई किरण दर्पण से टकराती है और उसके बाद वहां से वह परावर्तित होती है, मतलब लौटता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वह मिलेगा, जिस बिंदु पर मिलेगा या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम जो है उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। ये भी प्रश्न आपका VVI है। इसके पहले जिन प्रश्नों को मैंने बताया था कि छाया किसे कहते हैं, वह भी इस बार के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब तीसरे प्रश्न को मैं लेकर के आ रहा हूं। तीसरा प्रश्न जो है वह सबसे जो है इजी है और जो है कि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता है कि प्रतिबिंब जो होते हैं भाई, वह प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न को लिखेंगे कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं, या आप प्रश्न में लिख लेंगे प्रतिबिंब VVI। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके लिए आ रहा है कि प्रतिबिंब जो होते हैं तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार। प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं। ठीक है, अब उत्तर में लिखेंगे प्रतिबिंब के 2 प्रकार हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। तो प्रतिबिंब जो होते हैं तो उस प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग लिखेंगे। और दूसरा जो होता है उस दूसरे प्रतिबिंब को ही हम लोग जो है काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो दूसरा जो होता है वह बाबू होता है काल्पनिक या आभासी है ना। तो इस तरह से प्रतिबिंब के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो हमको वहां पर टिक ऑप्शन जो मारना है, 2 जो लिखा रहेगा उस ऑप्शन में टिक करना है। और अगर पूछा जाए प्रतिबिंब के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो प्रतिबिंब के जो प्रकार होते हैं तो पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी। ये प्रश्न आपका बनता है। अब जो है बात उठेगी कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं, और जो है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, ये बात उठेगी। तो चलिए हम इसके आगे वाले प्रश्न को देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो चलिए आगे प्रश्न लिखते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रश्न लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये प्रश्न आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब हम किसे कहेंगे, ये प्रश्न हमारा आता है।
तो इसके उत्तर को देखेंगे और समझेंगे भी कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब लिख करके डैश देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, कोई बिंदु स्रोत है और उस बिंदु स्रोत से क्या होता है, प्रकाश की किरण आ रही है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में वह जाकर के मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर वह मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, और वह आने के बाद क्या होगा कि दर्पण से टकराएगा, और दर्पण से टकराने के बाद वह परावर्तित होकर के, परावर्तन के बाद जो है वह लौटेगा, और जिस बिंदु पर वह वास्तविक में जाकर के मेल खाएगा, मिलेगा, उसे हम जो है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। काल्पनिक या आभासी, ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब, अब यहां जो है आप क्या लिखिएगा, काल्पनिक लिख लीजिए, ठीक है, या आभासी, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, इसको लिख करके आपको डैश मारना है। अब समझते हैं, अभी मैंने वास्तविक प्रतिबिंब के विषय में समझा, अब जो है हम लोग समझेंगे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में आप परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की जो किरण है भाई, किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण आएगी और किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यहां तक सेम है कि दर्पण से
परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए यहां तक परिभाषा जो है वास्तविक का भी मिलता है कि किसे, तो किसी हम लोग वास्तविक में भी पढ़ रहे थे और काल्पनिक में भी पढ़ रहे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन किरणें दर्पण से परावर्तन दर्पण से परावर्तन के बाद, यहां तक दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है। तो दर्पण से जब उसकी परावर्तन होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु या कह सकते हैं उस बिंदु या आती हुई प्रतीत होती है उस एक बार पढ़िए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, उस बिंदु को जिससे वो आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया। ये तो उसमें क्या था कि जिस बिंदु से आती है और परावर्तन के बाद जहां पर जाकर के जिस बिंदु पर मिलती थी तो उसे हम जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहते थे। और इसमें क्या है कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई आपको फीलिंग्स होगी, महसूस होगी, है ना, प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये प्रश्न का उत्तर भी हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, अब जो है चौथी बात आपके पास है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। ये प्रश्न को लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, या अंतर स्पष्ट करें। दोनों रह सकता है, क्या अंतर है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और लगभग हर एक बार जो है परीक्षा में इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तरफ आपको जो है कि उत्तर डाल देना है। पहले उत्तर लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इधर वास्तविक प्रतिबिंब लिखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब डाल दिया। और दूसरी तरफ आप जो है
काल्पनिक या आभासी लिख देते हैं, काल्पनिक या आभासी, ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, जैसा कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है ना। तो देखिए आप लोग को मैं शॉर्ट में लिखाता हूं, आप अपने से बना के लिख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह क्या होता है कि हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा, हमेशा उल्टा। ये हो गया आपका, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है भाई, हमेशा उल्टा होता है। अब इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं काल्पनिक में। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होगा बाबू, वह क्या होगा कि हमेशा सीधा, क्या होगा, सीधा, हमेशा सीधा होगा। कौन सा, काल्पनिक होगा। अब जो है कि वास्तविक में फिर आते हैं। तो अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आपको क्या लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब दूसरे पॉइंट को लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में। तो कहता है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और काल्पनिक में क्या होगा कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये बात हो गई कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब में तीसरा पॉइंट डाल करके आप लिखिएगा कि पूरी रेखा से दर्शाते हैं। और काल्पनिक में लिखिएगा टूटी रेखा से दर्शाते हैं। एकदम सिंपल सा जो है अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। यह अंतर स्पष्ट करें तो हम बोल सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को जो है क्या कर सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो आपका होता है वह हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पूरी रेखा से दर्शाया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है। तो इस तरह से आशा है कि आप लोग जो है फिजिक्स भौतिकी के पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं आज लेकर के आया हूं, आप जो है अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और मैं अपने अगले क्लास में फिर आपके लिए इसी चैप्टर से, इसी अध्याय के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को परीक्षा की दृष्टिकोण से लेकर के आऊंगा। तब तक आप अच्छे ढंग से जो है कि इसका अध्ययन करें, और तब तक के लिए हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।